नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं मुग्धा जोशी। दर्शकों, चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश की फुहारें हम सभी को आनंदित कर रही हैं, लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ मज़े ही नहीं लेकर आता, बल्कि लेकर आता है बहुत सारी दुश्वारियाँ। हमारा राज्य उत्तराखंड यूँ वैसे भी आपदा के लिहाज से बहुत संवेदनशील राज्य है। पर्वतीय जिलों में बारिश का कहर किस तरह से टूटता है, ये इस बात से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। चूँकि मानसून दस्तक दे चुका है, लिहाजा सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है और अपने प्रबंधन को और बेहतर बनाने की दिशा में वो काम कर रही है। हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है, ये विशेष कार्यक्रम है जिसका आयोजन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा विभाग उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। आज आपदा और आपदा से जुड़े अनेक जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं और आपदा से निपटने के बाद जिस तरह के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं और आपदाओं से और जुड़े हुए कई सवालों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से अपने इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान का परिचय आपसे करा दूं जो हमारे बीच आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.के. चक्रपाणी। आप संयुक्त निदेशक हैं स्वास्थ्य के। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। सर, जैसे कि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम के साथ ही शुरू होती हैं बारिश के मौसम से जुड़ी हुई अनेक बीमारियों का मौसम। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि अभी जैसे कि हम कोविड के ही दौर से नहीं निकल पाए हैं और अब बारिश से जुड़ी, तो इन चीज़ों के बारे में एक कम्युनिटी लेवल पर लोगों को कितनी जानकारी होनी चाहिए और उनको इस दिशा में क्या हम पहले से सुझाव दे सकते हैं सर? एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड कोई आज नया नहीं है कि आपदाओं से जूझता हुआ कई सालों से एक आपदा आई थी 2013-14 में कि केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद आज की तारीख में देखा जाए तो कोविड एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो अभी चल रहा है और आने वाला समय जो है वो डेल्टा वेरिएंट, जो नया कोविड का जो वेरिएंट आया है उसका प्लस वेरिएंट के लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एक सामान्य जो खांसी जुकाम बुखार दस्त और ये जो साफ़ सुथरा मतलब पानी ना मिलने के लिए वेक्टर बॉर्न और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जो हैं, इनकी बहुतायत इस मानसून सीज़न में काफ़ी बढ़ जाती है। तो सर, ये तो मतलब एक तरह से तो बारिश के साथ ये बीमारियां बहुत पहले से चली आ रही हैं और इनके प्रबंधन के लिए भी स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयारी करके रखता है अपनी। लेकिन जैसे कि हम कोरोना के काल से निकल रहे हैं और लोगों का जो एक हम कहें मानसिक स्तर जो है बीमारियों के प्रति बहुत संवेदनशील हो चुका है। जैसे पहले अगर हमें हल्का सा भी सर्दी जुकाम होता था हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी इस परिप्रेक्ष्य में अगर किस घर में किसी को हल्का सा कुछ हो भी तो हम मानसिक तनाव से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो कोरोना के हैं वो जैसे खांसी जुकाम बुखार, ये एक सामान्य खांसी जुकाम बुखार में भी वैसे ही होते हैं। इसके अलावा जो जैसे इस समय डेंगू है, आपका डेंगी फीवर है और भी बहुत सारे जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मच्छरों की वजह से, मक्खियों की वजह से दस्त और डायरिया वगैरह, अमीबियासिस, पानी अशुद्ध पानी की वजह से अमीबियासिस और इन तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स भी आपके सामने मुँह बाए खड़ी हैं मतलब इस समय जो, और वो हर साल का एक फिनोमेना है। लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले एक साल का जो हमारा कोविड का एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बाद में कुछ अस्पतालों की हमारी स्थिति काफ़ी हद तक सुधरी है। यही नहीं बल्कि हमारे कुछ चिकित्सकों जो थे, हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स जैसे स्टाफ नर्सेज, हमारे उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो सामान्य प्रक्रिया में जो एक सिंपल हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे हमारे, वो आज काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड की वजह से हालांकि प्रायोरिटी कोविड को दी जा रही है, लेकिन आने वाला समय जो हमारी तैयारी के लिए चल रहा है, इस समय बहुत अच्छे तरीके से स्टाफ नर्सेज की, डॉक्टर्स की, आईसीयू मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाला समय जैसे कहा गया है कि जो डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट्स जो आएंगे उनमें बच्चों को ज़्यादा होने की संभावना है। हालांकि इसके लिए इतनी ज़्यादा आपके पीछे मतलब साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है कि बच्चों में होगा ही होगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑनलाइन और ऑन हैंड बेसिकली हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सभी डॉक्टर्स के, स्टाफ नर्सेज के, वर्कर्स के, सभी के चल रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर के अब जितने भी हमारे हमारे पैरामेडिकल वर्कर्स हैं उनके सबके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस समय चल रहे हैं और हम काफ़ी हद तक
अपने आप को इक्विप कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज़ कि अगर हमें समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारी जो न्याय पंचायतें हैं, हमारे जो नगर निगम और वो जो एरियाज़ हैं, उनको आइसोलेशन, खासतौर से कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनको आइसोलेशंस जो हैं आपको उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स, हमारे जो दवाइयाँ उनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जो चूँकि सबसे हमारे पहाड़ के अंदर दो तरह के मतलब हमारे राज्य के अंदर दो तरह का है, एक तो पहाड़ का एरिया और एक मैदानी एरिया। दोनों ही आपदाओं से जूझते हैं इस मानसून के सेशन में। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं आपके फ्लड्स आ रहे हैं बेसिकली। तो आपके रास्ते, आपके जो कनेक्टिंग वेन्स हैं, आपकी जो सड़कें हैं वो आपके बाधित हो रही हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रशासन न केवल आपके खाद्य एवं आपूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, हमारे यहाँ भी जो है ऑक्सीजन सप्लाई आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने, और कई जिलों अस्पतालों में हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, हमने अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी अब इस्टेब्लिश कर दिए हैं। काफ़ी हद तक का जो है सरकार ने इस पर कार्य किया है। जी सर, जैसे हम आपदा के बारे में बात करते हैं तो आपदा तो जैसे आ गई, लेकिन मेन जो परेशानियां शुरू होती हैं वो आपदा के बाद से लेकर के वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो आपदा के तुरंत बाद जो फेज़ स्टार्ट होता है सर, उसको आप कैसे मतलब विभाजित करते हैं और कैसे देखते हैं कि उस पर कैसा काम, एक मॉडल जो होता है कम्युनिटी लेवल का उसमें? हाँ, ये आम जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। आम जनता के साथ साथ इवन हमारे प्रशासनिक कैडर को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कैडर तो काम करता ही है साथ में। आम जनता को ये समझना चाहिए और प्रशासनिक कैडर को कि जो कहीं पर अगर आपदा आती है फॉर एग्जांपल, तो हमें 3 तरीके से उस पर काम करना है। 3 फेजेस में हम उसको बांट सकते हैं। ये हमने एग्जांपल सेट किया था वहाँ पर जब हमारे पास केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी कि अगर जैसे अगर कई फ्लड्स आ जाते हैं या कहीं भूकंप आ गया या कहीं अगर बहुत लंबे समय तक कहीं पहाड़ ऐसा दरक गया कि आपका कनेक्टिविटी चली गई, तो आपके पास जान माल बचाने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले 3 दिन के लिए होती है, फर्स्ट 24 आवर्स आपको किसी तरह से जो भी आपके जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ कितने लोगों को आप बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने का जो है वो कार्य होता है। फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर उनको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जल एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ वो उनको मिल जाए पहले 3 दिन के अंदर, चाहे आपको टेंट्स लगाने पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो इसकी व्यवस्थाएं हमारे ड्रिल्स के अंदर जो आपदा प्रबंधन अधिनियम उसके अंतर्गत व्यवस्थाएं जो हैं, और आपदा हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है हमारे विभाग का भी, और एक हमारा जो ये आपका प्राधिकरण है हमारा, ये मिल करके कार्य करते हैं। इनके साथ में ये होता है कि आपके पास जो समय समय पर उनकी ड्रिल्स होती हैं, SDRF एक अलग से फोर्स भी है जो इसमें हमें हमारी हेल्प करता है। इसके साथ में थोड़ा सा मतलब जो लकुना है वो यह है कि जो हेल्थ सेक्टर को जो एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हेल्थ केयर प्लान का जो होना चाहिए वो अभी तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। मतलब अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देखा जाए कि मतलब हमारे यहाँ पर किसी भी स्तर पर ये बात हमने अभी तक नहीं देखी सिवाय कागजी प्लान के अलावा, कि हमें अगर प्लानिंग करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहीं 4 रस्सी खरीदनी है अपने यहाँ पे, अपने स्ट्रेचर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए अभी तक व्यवस्थाएं मतलब उस रूप में नहीं है। हालांकि जिला स्तर पर काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया गया है ऑलरेडी, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि ये व्यवस्थाएं आपको करनी है। जान माल की व्यवस्थाएं, उनको रहने, रोटी कपड़ा मकान का, उनको रहने के लिए व्यवस्था, उनको खाने के लिए व्यवस्था, ये सब हम करते हैं। इसके साथ में जो 3 दिन के बाद जो होता है वो फेज़ शुरू होता है रिहेबिलिटेशन का फेज़, क्योंकि उस समय आपके ऊपर जो विभीषिका देखी जाती है आम जनता के द्वारा, आम मानव के द्वारा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है। तो वो व्यवस्थाएं उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत लंबे समय, उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ व्यवस्थाएं तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे केदारनाथ ट्रेजेडी में भी हुआ था कि हमने खाना पीना, उनको रहने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन लंबे समय तक उनकी जैसे आजीविका का क्या होगा? जो लोग मरे हैं और जो लोग अकेले हो गए हैं, उनके परिवार का देखभाल कौन करेगा? उनको आगे बढ़ने के लिए उनके बच्चों को पढ़ाएगा कौन? उनको खिलाएगा कौन?
और इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो सेकंड फेज है वो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। यही वो फेज होता है जहाँ पर आपके जो माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? बच्चों पर और माँओं पर और बुजुर्ग लोगों पर। तो बच्चे और माएँ जो हैं वो उनकी आवश्यकताएं सर्वविदित इसलिए हैं क्योंकि उनको जीवन में सुरक्षा चाहिए, उनको स्थायित्व चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको व्यवस्थाएं करनी है। कौन करेगा? सरकार करेगी। तो आपको समुदाय में जब आप जाते हैं तो उसमें हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो उस समुदाय को बचा के रख सके, बाहर के लोगों से भी, अनवांटेड लोगों से, और एक व्यवस्था जनरेट कर सके जो उनको जीने के लिए प्रेरित कर सके। वो कैसे होगा? उसके लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो हमने प्रैक्टिस किया था वहाँ पे, हमारा हेल्थ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हमने हमारे यहाँ आशा और एनएम वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारे साथ काम करते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी सर्कल है, आपको इन्फ्लुएंस कोई ना कर पाए। क्यों? बाहर के लोग आकर के आपको ले देंगे, हम आपको दिल्ली ले चलते हैं, आपको मुंबई ले चलते हैं, आपको नौकरी देंगे, आपको, और होता कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं बदल जाती हैं जी, वो गलत हाथों में पड़, हाँ, गलत हाथों में पड़ सकते हैं। और मतलब वो एक मतलब रेगुलेटेड सेक्टर है, मतलब उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते फर्दर कि हो वाकई उनको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा कि जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट कर दी, जैसे गवर्नमेंट ने जितने भी केदारनाथ डिजास्टर के डेथ हुई थी उनके हर परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए, तो सरकार मदद करती है उसमें। वो व्यवस्था सही हाथों में जाए, सही तरीके से इस्तेमाल हो, और जो इमीडिएट आपको चाहिए रिहेबिलिटेशन में, उनको मकान बनाने के लिए, उनकी आजीविका के लिए उनकी ट्रेनिंग्स हो जाए कि भाई चलो आपको कंबल बनाना आता है, आपको शॉल बनानी आती है, आपको सूत काटना आता है, तो आप उस हिसाब से खेती करने वाले खेती कर सकते हैं, अपने लिए कुछ रोजगार बना, अपनी आजीविका, चाहे बकरी पालन हो या छोटे छोटे, मतलब जो भी आपका वहाँ पर संभव है आपके लिए, ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके बच्चों का पढ़ाने का, लिखाने का। तो ये व्यवस्थाएं रिहेबिलिटेशन में आती हैं, उनके लिए मकान बना के देना। जैसे आज सुनामी वालों को देखो, तो आज अगर कई साल होने के बाद, 20 साल होने के बाद भी जो है आज भी वहाँ पर उड़ीसा में और वहाँ पर उन लोगों के लिए मकान बन रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही व्यवस्था हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने केदारनाथ ट्रेजेडी के टाइम पे की थी। तो ये जो प्राइमरी सर्कल है वो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर कोई अफेक्टेड है फैमिली, तो उसका प्राइमरी सर्कल क्या है? जो उसके माँ बाप हैं, उसके सास ससुर हैं, उसके अपने पीयर्स, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो उसका प्राइमरी सर्कल है। उस प्राइमरी सर्कल को स्ट्रेंथन कौन करता है? हमारी आशा और आंगनबाड़ी, हमारी एएनएम्स, जो उनका हेल्थ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक सामाजिक, क्योंकि आशा और एएनएम, आशा जो है वो वहीं की उस गांव की बहू है, तो उसकी मतलब बहू है या बेटी है, तो वो उनकी बात समझने में, उनको समझाने में और उस पर विश्वास जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, वो हमारी आँख नाक कान होती हैं उस सिस्टम के प्रति। वहाँ पे जो परिवार अफेक्टेड है वो हमारे लिए काम करती है, हमें बताती है क्या परिवार, उस परिवार की स्थिति क्या है, मानसिक रूप से क्या है, शारीरिक रूप से क्या है। एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट देती है, एक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट होती है। हमारी आँख नाक, मतलब आप समझ रहे हो, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम सारा वहीं से डिपेंड करता है। और वो एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी दूसरे के माध्यम से नहीं होता है, रिलायबल होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का रिलायबल होना उतना ही जरूरी है। सेकेंड सर्कल जो होता है प्रोटेक्शन का, वो होता है आपके जो गांव के या गांव के आसपास के, जो उस गांव को पहचानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग या इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े बुजुर्ग, जहाँ जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस गांव के, या उस गांव के पंचायत सरपंच, बड़े बुजुर्ग लोग, मंदिर के पुजारी, इस तरह के, मतलब जो जिनकी गांव में सुनी जाती है भूमिका है, जिनकी सामाजिक भूमिका है, वो सेकेंडरी सर्कल है, क्योंकि वो उनका सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है। जी सर, जैसे हम अपने स्क्रीन में भी नंबर चला रहे हैं कि इस तरह की किसी भी स्थिति में आप परिचालन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के नंबर हैं 1070 और 1077, 1070 और 1077। बाकी फिर आप सर की जानकारी, ये वो नंबर्स हैं बेसिकली जिसमें किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के अंदर आप इन पर संपर्क करके अपनी परेशानी के सापेक्ष अपनी सूचनाएं इनको दे सकते हैं और इनसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ आते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, जिला का, पूरे जिले का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिस तरीके से आप ये आपदा प्रबंधन जो आप जिसके नंबर आपको दे रहे हैं, ये तीसरा सर्कल है।
और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे केदारनाथ ट्रेजेडी के समय पे जो भी हमारा एरिया था, हम लोगों ने वहाँ से जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट था महिलाओं का और बच्चों का आज तक। तो एक बहुत बड़ा जो ये सर्कल, ये जो प्राइमरी सर्कल, सेकेंडरी सर्कल और टर्शियरी सर्कल, ये एक बहुत कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करके कम्युनिटी के आधार पर ही बनाया गया है। और इस पर जब मतलब जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं या तो उनको हमने स्कूल्स में, एजुकेशन में उस समय जो हमने कुछ लोगों को रोप इन करके उनके रहने का इंतज़ाम किया, खाने पीने का इंतज़ाम के साथ साथ स्कूल्स का भी उनका जो है टीचिंग, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में लोकल लेवल पर जो चलते थे उनमें वहाँ उनका एडमिशन कराया। सारा खर्चा जो कुछ संस्थाओं के माध्यम से कुछ लोगों के द्वारा उठाया गया। ये व्यवस्थाएं जो हैं आपको रिहेबिलिटेशन। अब जो थर्ड फेज़ आता है वो होता है रेजिलियंस का फेज़, जो आपका 3 महीने से 3 साल के बाद आपका शुरू होता है। मतलब आपका रिहेबिलिटेशन आपने शुरू कर दिया, आपको जो लाभार्थी हैं वो आपको पता चल गए, उनके नंबर आ गए आपके पास, उनके डिटेल्स आ गए, उनको कहाँ बसाना है, कहाँ उनको बिठाना है, कहाँ उनका खाने का इंतज़ाम होगा, कहाँ रेजिलियंस होगी उनकी। स्वास्थ्य की व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लगभग हर जगह पर PSC और CSCs हैं, वो इस लेवल पर आ गई हैं आज की, जैसे कोविड के टाइम पे, कि जहाँ पे हमने हर लेवल पर जो है थोड़े थोड़े ऑक्सीजन बेड्स, नॉन ऑक्सीजन बेड्स और जिला लेवल पर हम लोगों ने मिनिमम कम से कम जिला लेवल पर और CSCs पर हमने ICU बेड्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो व्यवस्थाएं आपके लिए अब पहले से बेहतर होगी। जो रेजिलियंस फेज़ है, थर्ड फेज़, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत लंबा चलता है। 3 महीने से आपका 3 साल के लिए भी हो सकता है, 7 साल के लिए भी हो सकता है, 15 साल के लिए भी हो सकता है और 20 साल के लिए होता है। क्योंकि जो आपदा प्रबंधन के अंदर जिस व्यक्ति ने आपदा को वहाँ पर देखा है और झेला है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी सर, वो पूरी जिंदगी उस एक दौर से गुजरता ही रहता है। ये रोज का है, जी, मतलब रोज। वो उसको रोज जीता है और रोज मतलब मरता भी उन पलों को वो जीता ही रहता है रोज। तो मतलब जिस व्यक्ति ने एक बार मरते हुए आदमी को देख लिया, चाहे वो कोविड की वजह से हो या आपदा के अंदर नदी में बह करके या शिला के नीचे दब करके अगर किसी ने देख लिया, तो वो मेमोरीज जो हैं उसकी वो जिंदगी रहती हैं। अब क्या होता है कि शुरू में तो हमें दुख होता है, जैसे घर में अगर आसपास कोई अगर जानवर को भी अगर कहीं चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि हमें दुख हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक जो है वो दुख जो है, सैडनेस जो है, वो ग्रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक साइकोलॉजिकली जी, वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति, वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें ना पढ़ने देती है, ना लिखने देती है, ना आगे बढ़ने देती है। तो ऐसी अगर जनसंख्या आपके समाज के अंदर अगर एक सामान्य रूप से देखा गया है कि कम से कम 8% से लेकर के 44 से 55% तक इस तरह की अवसाद में लोग बाग ग्रस्त होते हैं। कुछ ना कुछ बीमारी उन लोगों को होती है, जिसमें ग्रीफ है, जो आपका दूसरा मूड स्विंग्स होते हैं, मेलंकलिया, और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके बाद आपका जो सबसे बड़ा होता है वो होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। उसमें ये मतलब लगभग 55% लोगों में दिखाई देती है लंबे समय पर अगर देखा जाए, अगर उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ना किया जाए। हाँ, तो फिर हमें लास्ट में रिजल्ट के रूप में आत्महत्या के मामले बढ़ते मिलेंगे। फिर लास्ट में वो सीवियर डिप्रेशंस में चाहते हैं लोग बाग, और उसके बाद फिर आपका सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इनके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। तो हेल्थ सेक्टर जो है इस चीज़ों के लिए, मेरे को याद है अभी आज से करीब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एम्स ऋषिकेश ने हमारे जितने भी, हमारे हर ज़िले से जो है हम लोगों ने डॉक्टर्स को और अपने स्टाफ को नॉमिनेट किया था, और एम्स ऋषिकेश से बाकायदा इसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने अपने लगभग होंगे करीब 30-40 लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनको दिलाई गई। क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो आपको गिने चुने मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं आपको अच्छे सिस्टम के अंदर। लेकिन हमने अपने डॉक्टर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ करिकुलम में होता है, MBBS करिकुलम में होता है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एम्स से उन लोगों को कम से कम 3 से 7 दिन की हम लोगों ट्रेनिंग्स हम लोगों ने दिलवाई हैं। तो वो व्यवस्थाएँ हम लोगों ने हर ज़िले के अंदर अपनी बना रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं तो एक आम जनता के अंदर एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाता है कि हाँ, आपको सुनने के लिए कोई है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको आप अगर आप थोड़ा सा इनकी साइको सोशल बिहेवियर मैनेजमेंट अगर इनको सिखा दिया जाए और इनके साथ काम किया जाए, क्योंकि इसमें दवाओं का रोल नहीं है कोई ख़ास,
जी, उनका भरोसा जीतना है सर। हाँ जी नहीं, जैसे डिप्रेशन की आप एंटी डिप्रेशन खा लेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आप एंटी एंजाइटी ड्रग्स खा लेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको साइकोसोशल बिहेवियर थेरेपी आपको देनी है, आपको उनको ट्रेनिंग कर देनी है, आपको उनको जीने के लायक बनाना है और जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। वो व्यवस्थाएं सिर्फ दवाओं से नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए आपको लंबे समय तक प्रोग्राम्स चलाने होते हैं। अब वो जो प्रोग्राम्स हैं आपको अगर मतलब अगर समझा जाए तो ये एक आध साल का, 2 साल का, 3 साल का नहीं हो सकता, आपको कई कई साल चलाने पड़ेंगे। अब मेरा एक छोटा सा सबमिशन इसके अंदर है, वो ये है कि आम व्यवस्थाओं को, जो हमारी सामान्य स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम सिर्फ ठीक है बुखार है तो दवा दे दी, और उल्टी दस्त है तो कुछ और, मतलब जो उसका निदान जो है हम लोगों ने जो दवाओं के हिसाब से दे दिया वो दे दिया, लेकिन इनके लिए हमें एक लंबे समय तक सिस्टम एक ऐसा डेवलप करना है। क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक इस तरह के सिस्टम को आप सस्टेन नहीं कर पाते, आपके पास इतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए, तो हॉस्पिटल्स हमारे अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इक्विप नहीं है कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को उस लेवल पर कर पाए, लेकिन हमने अपनी कोशिश की है लोगों को ट्रेनिंग्स दे करके। एक स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानियां होती हैं तो आप डायरेक्ट मेल पर भी अपनी शिकायत या जो अपनी बात है वो आप कह सकते हैं। तो मेल आईडी हमारी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रही है, usdmaac@gmail.com। तो इस पे भी आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हैं या किसी की समस्या आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपने डॉक्टरों की जैसे स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेनिंग दी और इस पे काम कर रहे हैं, तो आपने खुद ही जैसे कहा कि संख्या कम है, तो इसलिए, लेकिन और ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसके लिए क्या स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो सकते हैं कि जो काउंसलिंग करने के लिए एक छोटा एक लेयर भी तैयार किया जाए कि जो डायरेक्ट उनके संपर्क में लगातार बन सके? मैम, इस पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि अगर हम जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अगर स्कूल करिकुलम का एक हिस्सा बना दें, काउंसलिंग तो हम मतलब एक जैसे घर के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हर आदमी काउंसलिंग करता ही है। मतलब काउंसलिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर आप स्पेशलाइज ना माने, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने घर में अपने बच्चे से कोई काम करवाना है, या तो माँ बाप अच्छे से जानते हैं कि अपने बच्चे से कैसे काम कराना है, उसको कैसे कहा जाए कि वो काम कर ले। काउंसलर वही होते हैं। हाँ, ऐसे ही टीचर्स भी हमारे यहाँ पे काउंसलर होती है। बच्चों को जब ज़्यादातर माँ बाप से बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो हमारे स्कूल टाइम में हमें कोई परेशानी होती थी, हम अपने टीचर से डिस्कस करते थे। ठीक है, तो ये काउंसलिंग की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको, जो उनके ग्रीवेंसेस कुछ भी हो सकते हैं लंबे समय तक। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्रक्रिया है, अगर आपने समय से इसका निदान कर दिया और अगर आपने उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर दिया, तो वो वापस आएगा बाहर उन मानसिक रूप में, मतलब उससे पहले की जो मानसिक ग्रस्त जो है वो नहीं रहेगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित, जिसको कहा जाता है कि वो अपने जीवन से प्रताड़ित है, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने समय से उसका निस्तारण नहीं किया, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। वो सिर्फ वो नहीं भुगत रहा होता है, पूरा सिस्टम भुगतेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रति उसकी चिढ़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जी जी। तो सर, ये जो एक पार्ट है सबसे बड़ा आपदा के जस्ट बाद रेस्क्यू वाला, तो उस में विभाग के साथ साथ एक सामाजिक जो भागीदारी है जो वहाँ के लोकल लोगों की है, तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग के साथ जोड़ करके इस तरह का कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्लान की जाती है कि जैसे उन्हें, क्योंकि जो आपदा से संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें एक बेसिक अवेयरनेस और जानकारी तो होनी चाहिए कि आपदा के तुरंत बाद हमें क्या करना है। देखिए, मेरा जो इसमें एक यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपदा प्रबंधन जो आपका ये विभाग है, उसको थोड़ा सा मतलब जो लोकल हेल्थ सेक्टर, बेसिकली जैसे हेल्थ सेक्टर है, उसको अपना प्रोग्राम जो प्लान बेसिकली है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसको डेवलप करने के लिए उसको व्यक्तिगत रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहाँ पर पुरोहित रहते हैं, फॉर एग्जांपल रुद्रप्रयाग का जहाँ पे वो जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, एक जगह तो पुरोहित रहते हैं, दूसरी जगह आपके सामान्य जनजाति के लोग अगर कोई रहते हैं, तो दोनों की आवश्यकताएँ अलग अलग हैं। दोनों की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो भौतिक स्थिति जो है, मतलब भौतिक मतलब न केवल ज्योग्राफिकल बल्कि उनके
पैसों की आर्थिक स्थिति जो है वो सब डिफरेंट है। तो उनको लेते हुए आपको साइकिल्स बनाने पड़े। आपने जितने भी आपके डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, उन डिजास्टर प्रोन एरियाज में मेन डिजास्टर से कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनके हिसाब से आपको किस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप करने होंगे, उनकी आजीविका के प्लान कौन से होंगे। सारे आजीविका के प्लान आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप बिना आजीविका के हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा वो वहां से तुरंत माइग्रेट कर जाएगा, उसको आपकी हेल्थ सेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे जैसे गांव हैं, उनके जो युवा हैं, उनको वहाँ के पहाड़ों की, वहाँ के सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो अगर उन्हें ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत अगर अनुभव हो, तो उनके साथ हम आपदा के तुरंत बाद जो रेस्क्यू वाला फेज जो हमारा होता है, उसमें उन सब मदद को लेकर के हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, वो तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैं आपको बताऊं ज़्यादातर लोकल लोग ही होते हैं। yes. और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छा बल है, एक हमारा SDRF है, वो पहुँचता है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचता है, स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले पहुँचता है, सबसे आगे बढ़ के काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को अगर लोगों में उनके प्रति विश्वास नहीं होगा तो क्या होता है कि शुरू वाला फेज़ तो जो है वो एक ऐसा फेज़ होता है जिसको हनीमूनिंग फेज़ बोलते हैं। बिल्कुल सब खुश हैं, चलो मकान भी मिल गया, चलो वहाँ से हट गए, चलो जान बची, लाखों पाए। इधर स्वास्थ्य में भी आपको चारों तरफ आपको जरा सी कोई परेशानी होती है, पूरी की पूरी टीम पहुँच जाती है। आपके यहाँ पे कोई बुखार फैला या कुछ बताया तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है, आपके चारों तरफ आदमी आदमी आपको नज़र आते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वो उतने ही आदमी धीरे धीरे सिस्टम से निकलते चले जाते हैं। तो जो वो फेज़ ख़त्म होता है, उस फेज़ के बाद जो स्थिति होती है, वहाँ लोगों का सिस्टम के प्रति विश्वास होना ख़त्म सा होने शुरुआत हुआ। मतलब अगर वो उनको बाहर नहीं ला पाए उस पीरियड के अंदर, तो आपके वहाँ पे सिस्टम के खिलाफ अविश्वास की बात, उसके प्रति गुस्सा आने लगता है। हाँ, मतलब लोगों को ये एक एस्टेब्लिश साइकिल है। मतलब इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने इस साइकिल को अवॉइड, मतलब इस साइकिल से लोगों को बाहर निकालना है, तो आपका जहां आपको 10 साल 15 साल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, वहां आपको मुश्किल से 2-3 साल 4 साल में ही आपका पूरा नॉर्मल जो इकोनॉमी जो उस एरिया की है वो वापस वो रिस्टोर हो सकती है। जी सर, ये तो है ही कि कोई भी जो योजनाएं होती हैं या कोई भी इस तरह की आपदा है, या उसके बाद ये पोस्ट डिजास्टर जो मैनेजमेंट की बात है, कोई भी चीज़ होती है वो सामाजिक भागीदारी के बगैर तो वैसे भी पूरी नहीं होती, चाहे वो छोटा आयोजन हो, चाहे बड़ा आयोजन हो, बड़ी आपदा हो, छोटी आपदा। सर, जैसे आपदा की जब हम बात करते हैं तो एक तो है कि दैवीय आपदाएं होती हैं, जैसे बादल फटना है, भूस्खलन है, इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ होती हैं जो मौसम के लिहाज से जो होती हैं। अब जैसे हम थोड़ी सी बात मैदानी ज़िलों की करें तो वो एक अलग समस्या से जूझते हैं। जैसे अब बारिश का सीज़न है तो अब डेंगू है, और दूसरी तरह की जल भराव की समस्या है, इस तरह की। और उसकी वजह से फिर जब बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ उतरा तो उसके बाद की जो परेशानियां हैं, तो दोनों जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं, मैदानी ज़िले हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, लेकिन जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की एक ही है। तो मैदानी ज़िलों में जैसे इस तरह की जो अब बारिश की सीज़न में जो समस्याएं आनी हैं ये, और चूँकि हम कोविड के साथ साथ में गुजर रहे हैं और तीसरी लहर आने का हमें शंका है, तो ये इसका इस टाइम पे एक सामाजिक रूप क्या होना चाहिए सर, कि लोगों की कितनी भागीदारी और अवेयरनेस इसमें आप ज़रूरी समझते हैं? लोग बाग पिछले 1 साल से काफ़ी कुछ देख चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जानकारी नहीं है। हमारा IEC विभाग भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कोविड के सिम्टम्स लगातार चेंज हो रहे हैं। तो ये जो 3rd वेरिएंट है, अभी इसके बारे में डिटेल्स आने हैं, और ये जो आपका डेल्टा प्लस वाला जो है इसके डिटेल्स आने हैं अभी। और इसमें जो सिम्टम्स हैं, बेसिकली जनरली कहा जा रहा है कि जैसे बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हालांकि ऐसे अभी कोई एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में कुछ बच्चे, यंग बच्चों को जो है हम लोगों ने प्रभावित होते हुए देखा है, जिसमें 25-30 साल तक के लड़के भी जो हैं वो भी काफ़ी सीरियसली अफेक्टेड हुए थे। और जो 3rd वेरिएंट है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका S प्रोटीन है, उसके अंदर जो वो तेजी से लंग्स के साथ अटैच हो रहा है, ज़्यादा इन्फेक्टिव होगा, वो ज़्यादा जो म्यूटेशन हुआ है डेल्टा वेरिएंट में, उसमें जो 471 वेरिएशन है, वो जो वेरिएशन है आपका बहुत तेज़ी से जो है उसके ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका जो सामान्य रूप से अगर 100 में से पीछे अगर 10 लोग अफेक्ट हो रहे थे बहुत तेज़ी से, तो ये कम से कम 20, 30, 40 लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपको ये देखना होगा कि
ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब मैदानी इलाकों की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, अगर वो देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों, अगर कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कैसा है कि साहब आपका कोविड पहाड़ में नहीं होगा, मैदान में ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी सर। पर यह है कि हाँ, मतलब ये है कि जैसे आपकी व्यवस्थाएं, आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं, वहाँ पे आपका जल भराव और उसकी परेशानी नहीं है, यहाँ पे जल भराव की है, डेंगू फीवर है, मच्छर आपका ऊपर पहाड़ में ज़्यादातर दिक्कत नहीं है, हालांकि अब केसेस आने लग गए हैं, लेकिन यह है कि इतना अभी एक मतलब सोशल न्यूसेंस नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे अब हम बिल्कुल चर्चा के अंतिम भाग में हैं, तो चलते चलते हम सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर कि इस पूरे फेज़ में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय रही है और इनके बिना तो हम इस फेज़ से निकल भी नहीं सकते थे। और कल चूँकि डॉक्टर्स डे भी है सर, तो आपको अग्रिम बधाई और सारे डॉक्टर्स को भी हमारी तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर चलते चलते आप 2 लाइन में एक अवेयरनेस संदेश क्या देना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों में, कि बारिश का मौसम भी आ रहा है, मौसमी बीमारियों का सीज़न भी आ रहा है, एक तरह तीसरी लहर का खतरा वाले जो बातें उठ रही हैं, इन बीच में पब्लिक को क्या अपनी जिम्मेदारियां करनी चाहिए सर? एक चलते मैं तो कह रहा हूँ आप सब चीज़ आँख में लीजिए, एक चीज़ जो है आपको रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मास्क पहनिए, ठीक है, और मैं आपसे भी कहूँगा कि मास्क पहनिए और कम से कम भीड़ भाड़ से बचिए। बहुत ज़रूरी हो तभी आप करिए, क्योंकि लोगों को अपनी आजीविका का वो भी उनको प्राप्त करनी है, तो निकलना तो ज़रूरी है। लेकिन यह है कि हाँ, मतलब मास्क पहनिए और कोविड से दूर रहिए। जी, सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक लाइन में मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सारी चीजें आ जाती है और आम जनता अब सबको सब कुछ पता चल चुका है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। ठीक है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए सर और इतनी बढ़िया और सार्थक चर्चा की आपने। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम देख रहे सभी लोगों को इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आपदा और किसी तरह की मुसीबत की स्थिति में उन्हें क्या करना है, कहाँ संपर्क करना है, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विशेष कार्यक्रमों की कड़ी लेकर हम फिर आएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।